नत्वा जिनेन्द्रकटिसर्वदोषं सर्वज्ञदेवमितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पज्ञानिता। चलो ये वाले प्रश्न तो आपको याद होंगे थे, जो याद नहीं हुए हैं उसको लेते हैं अपन। घाती कर्म से लेते हैं कि घाती कर्म किस प्रकार कार्य करता है। तो घाती कर्म की कितनी प्रकृतियाँ बताई थी? दो प्रकार से था, सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती किसे कहते हैं? जिसका पूर्ण घात हो गया उसे क्या कहते हैं? जिसका पूर्ण घात हो गया नहीं, जो गुणों को पूर्ण घात करे, गुणों का पूर्ण घात करे उसे क्या कहते हैं? सर्वघाती प्रकृति। और देशघाती किसे कहते हैं? आंशिक घात। हाँ, जो आंशिक गुणों का आंशिक घात करे उसे देशघाती प्रकृति कहते हैं। ठीक। अब उसके बाद फिर ज्ञानावरण किस पर आवरण डालता है? ज्ञान पर। दर्शनावरण दर्शन पर। और दर्शन मोहिनी श्रद्धा को विपरीत करता है। चारित्र मोहिनी कषाय आदि भी करता है। हाँ, कषाय आदि को करता है। फिर आघाती कर्मों का आया था कि आघाती कर्म का क्या आशय है? तो आघाती कर्म का जो क्या करता है? प्रतिजीवन नहीं, आघाती कर्मों का कार्य बताना है। तो उसमें आयु कर्म का कार्य क्या है? आयु कर्म का कार्य क्या है? अभी नहीं जलाइए। मेरी टॉर्च चाहिए आपको? ऐसे तो अब आगे चलते हैं अपन कि आघाती कर्म में जो आयु कर्म है, तो आयु कर्म जो है वह क्या करता है? हाँ, अवस्था निश्चित करता है। नाम कर्म क्या करता है? शरीर की रचना। ठीक है। उसके बाद नाम कर्म गोत्र कर्म क्या करता है? उच्च नीच गोत्र निश्चित करता है। अब वेदनी कर्म क्या करता है? सुख दुख का वेदन करता है ना। तो ये हुआ। अब उसके बाद फिर क्या कहा था? कर्मों की उत्तर प्रकृतियाँ कितनी हैं? टोटल कितनी हैं? टोटल मूल प्रकृतियाँ नहीं, टोटल उत्तर प्रकृति पूछी ना मैंने। कभी भी आपको आए उत्तर प्रकृतियाँ, तो उत्तर प्रकृतियाँ कितनी हैं? 148 हैं। उसमें फिर कहें उत्तर प्रकृतियों में कि 4 घाती कर्मों में कितनी है? 47। और आघाती कर्मों में कितनी है? 101। ये चीज़ ध्यान रखना है ना। तो जो 100, अब वहीं पर ये जो कहा कि 47 प्रकृतियाँ हैं। कितनी प्रकृतियाँ हैं? 47 प्रकृतियाँ हैं घाती कर्म की। तो उसमें ज्ञानावरण की कितनी है? 5। दर्शनावरण की कितनी है? 9। फिर दर्शन मोहिनी की कितनी है? दर्शन मोहिनी की कितनी है? 3 है ना। और चारित्र मोहिनी की कितनी है? 25। तो टोटल मोहिनी की कितनी है? 28 है ना। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद मोहिनी के बाद अंतराय की कितनी है? 5 है ना। ये कितनी हो गई? घाती कर्म की। ये कितनी है? घाती कर्म की 47। अब आघाती कर्म की कितनी है? 101। तो आघाती कर्म में आयु की कितनी है? 4। नाम कर्म की कितनी है? 93। फिर नाम कर्म के बाद फिर वेदनी की कितनी? गोत्र की भी 2 है, वेदनी की भी 2। ये कितनी हो गई? 101। तो टोटल कितनी हो गई? 148। कितनी हो गई? 148। अब इसके बाद कहा था कि कर्मों की उत्तर प्रकृतियाँ किसे कहते हैं और उत्तर प्रकृतियों के भेद हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है। अब 58 नंबर के क्वेश्चन में आया था कि ज्ञानावरण की 5 उत्तर प्रकृतियाँ कौन सी हैं और वे कैसे कार्य करती हैं। तो इसमें अपन ने पढ़ लिए थे कि 4 हैं। कौन कौन सी हैं? मति, ज्ञानावरण, अवज्ञानावरण, मलयपरण। ये 4 कैसी हैं? देशघाती प्रकृति। कैसी प्रकृतियाँ हैं? देशघाती। एक कैसी है? सर्वघाती प्रकृति है। वो कौन सी है? केवल ज्ञानावरण। अब इसी में कहा कि जो 4 हैं ये, तो इसमें अभी अपने पास कितनी है? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में जो काम करेगा या अवधि ज्ञान या मना पर भी काम करेगा, तो वो कार्य कैसे करेगा? 6 उपसम से करेगा। किससे करेगा? 6 उपसम से। तो उस समय क्या होगा कि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, तो इसकी देशघाती में भी कितनी प्रकृति बनेगी? 2। देशघाती में एक देशघाती सर्वघाती और देशघाती देशघाती। तो देशघाती और देशघाती सर्वघाती का तो क्या होता है? सदावस्था रूप उपसम रहता है। क्या होता है? सदावस्था रूप उपसम।
और उसी को क्या कह दिया इसमें उद्य कहा। क्या कहा है? उद्य। और वहीं पर जो कौन सी है देशघाती प्रकृति, उसका क्या होता है? उसका उदय, उसको क्या बोलेंगे? उदय। कि उसको क्या रहता है? कि उसका उदय रहता है। तो देशघाती का उदय रहता है और एक का क्या रहता है? कि उदय का उपसम रूप होता है ना। तो उससे क्या बनता है? क्षय उपसम। आज अपना जितना भी ज्ञान काम कर रहा है तो उसमें कौन है कि देशघाती प्रकृति है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि जानते जानते ही भूल जाते हैं, समझते समझते ही विस्मृत हो जाता है। तो कारण उसका क्या है कि देशघाती का उदय होता है। जैसे अभी अभी जब पढ़ेंगे ना अभी क्षयोपसम सम्यक, कि क्षयोपसम सम्यक दर्शन जो होता है उसमें चलमल अगाढ़ दोष होते हैं। कौन से दोष होते हैं? चलमल अगाढ़ दोष। तो ऐसे ही यहाँ पर भी अपन कहें कि अपन जो कुछ जान रहे हैं तो बिल्कुल सही ही है, ऐसा नहीं है। अपने को ये लगे कि हम जो भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, या जिससे भी मिलते हैं, जो भी बात किसी से सुनते हैं तो वो वैसी ही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा ज्ञान अभी कैसा है? क्षयोपसम ज्ञान। कैसा ज्ञान है? क्षयोपसम ज्ञान है। जो क्षयोपसम ज्ञान है वो पूर्णतया बहुत अच्छे से सारी बात नहीं समझ पाता और ज्यों की त्यों नहीं समझ पाता। अपन देखते भी हैं कोई शब्द, एक किसी ने शब्द भी बोल दिया, जैसे एक कहा भी जाता है ना कि माँ को गुस्सा आ जाए। जैसे यहाँ इतने सारे बच्चे आ रहे हैं है ना, और रो रहे हैं, जहाँ रुक नहीं रहे हैं कुछ तो उनके मम्मी पापा कह रहे कि तू चल घर, तेरे को तो लेके और मार ही डालेंगे हम। अब माँ ने बोल तो दी मार डालेंगे, पर क्या वो मार सकती है? तो उनके शब्द देखें तो शब्द से मुझे आजकल ऐसा लगने लगा कि भाव पकड़ ही नहीं सकते। अपन सोचते हैं कि कोई शब्द किसी ने कुछ कह दिया तो वो उसके शब्द से हम किसी का बहुत पूरा मतलब पूरी पुरानी जो भी उसके जीवन में हुआ हो और उस जीवन के हुए जो भी कुछ प्रतिक्रिया हुई उस प्रतिक्रिया से हम उसका कोई भाव निकाल सकते हैं तो बहुत मुश्किल है। मतलब शब्द जो है वो यदि, इसलिए जो कहते हैं ना कि गंभीर होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के संबंध में, समझने में, बोलने में, कुछ भी करने में कैसे होना चाहिए? गंभीर होना चाहिए। दीपाली इस तरफ रखोगी ना बेटा तो मुझे दिखेगा, आप दिख जाओगे। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि ऐसा क्षयोपसम है ये। क्या है ये? क्षयोपसम। बताओ, जो क्षयोपसम उदय के साथ है, देशघाती ज्ञानावरण का, उसमें देशघाती का उदय तो है ही है ना। सर्वघाती का भले ही उदय नहीं है लेकिन देशघाती का तो उदय है। जब देशघाती का उदय है तो हम अपन क्षयोपसम ज्ञान पर विश्वास कर कितना सकते हैं। कई बात अपने को बहुत अच्छी किसी दिन समझ में आ जाती है और किसी दिन बिल्कुल समझ में नहीं आती। इसलिए तो कहते हैं कि इस क्षयोपसम ज्ञान है, क्षयोपसम दर्शन है या क्षयोपसम सम्यक भी है तो इसका इतना विश्वास करने लायक नहीं है। यदि विश्वास करने लायक है तो किसका विश्वास करने लायक है? कि ध्रुव सत्ता का विश्वास करने लायक, कि हम तो आत्मा है ना, तो हम आत्मा हैं, इसका हम यदि विश्वास करते हैं तो वो विश्वास हमारे लिए तो कैसा होगा कि वो चिरकाल के लिए और हमें निश्चिंता देगा। नहीं तो क्षयोपसम से हम तो जो भी शब्द सुनेंगे, जो भी बात समझेंगे, जो भी बात कहेंगे, जो भी बात करेंगे, उसमें इतने जल्दी परिणाम ऊपर नीचे होते हैं। और कोई व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है तो अपन वो जो कह रहा है उसी की बातों को लेकर बैठ जाते हैं, उन्हीं शब्दों को पकड़ कर बैठ जाते हैं, उन्हीं शब्दों को सोचने लग जाते हैं कि ये शब्द ऐसे हुए तो ये ऐसे ही है। लेकिन प्रति समय क्या हो रहा है कि प्रति समय हमारे बहुत सारे परिणामों की उथल पुथल हो रही है, बहुत सारी समझ भी उथल पुथल होती है। और उसी समय किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो क्या करना चाहिए कि शब्द को बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहिए, है ना। आज मेरे को बहुत ये लग रहा है कि जैसे इसमें चलमल अगाढ़ दोष सम्यक में है तो ऐसे दोष क्षयोपसम ज्ञान में भी तो है। हम जिस क्षयोपसम ज्ञान को देखकर ऐसा लगता है कि हम सर्व जान रहे हैं, तो एक तरफ से देखें तो वो बहुत महान ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? बहुत उत्कृष्ट ज्ञान है कि आज अपने को इतना सा वो बिच्छू जैसा ज्ञान नहीं मिला, है ना। उसका देखें अपन तो और किसके जैसा ज्ञान नहीं मिला, चींटी जैसा ज्ञान नहीं मिला, पेड़ पौधे जितना ज्ञान नहीं मिला। आज सुबह समझ रहे थे ना कि इनके ज्ञान तो कितने कम है, इतने हीन ज्ञान वाले हैं, इतने हीन ज्ञान वाले हैं कि उसकी अपेक्षा तो अपना ज्ञान बहुत अच्छा है। इतना क्षयोपसम ज्ञान भी अपने को मिल गया है और जिस जीव को मिला है, अब बताओ क्षयोपसम ज्ञान जिसको मिला है उसके प्रति अपने को क्या होना चाहिए कि बहुत प्रेम वात्सल्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके ज्ञान में इतना उघाड़ तो हुआ। नहीं तो ये जीव कितने दया के पात्र, जैसे अपने को ये दया के पात्र लग रहा है कि अरे वो बिच्छू मर गया है ना, तो उसके प्रति क्या लग रहा है कि उसकी वो पर्याय थी और उस पर्याय में उसका जितना क्षयोपसम था, उसका जितना दुख था, उसको कितनी तकलीफ थी,
कितनी पीड़ा थी, है ना, कितना दर्द था ना। तो वहाँ पर ये कहें कि वो उसका जो पीड़ा थी, दर्द थी, तो वो पीड़ा दर्द उसके लिए कैसा था कि वो बहुत तकलीफ देने वाला था, है ना। तो अब यहाँ पर भी ऐसे ही समझना कि ये क्षयोपम ज्ञान जो है या क्षयोपम दर्शन है या क्षयोपम सम्यक है, तो इसमें ये दोष आ जाते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तो केवल ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान। वो ज्यों की त्यों जान रहा है। वो कैसा जान रहा है? ज्यों की त्यों जान रहा है ना। अपन कहते हैं भाषा जो होती है वो भावों को क्या करती है? दर्पण होती है। भावों का